ब्लॉक्स की वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, 2 ब्लॉक्स की हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और इंक्लाइन प्लेन में एक स्ट्रिंग के थ्रू पुली से अटैच सारी प्रोबेबिलिटी सारी कंडीशंस पढ़ ली थी, एक्सेलरेशन निकालने के सारे इक्वेशंस देख लिए थे कैसे निकालना है। और अब हम आज पढ़ेंगे आपका स्प्रिंग लॉ। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा कंपोनेंट है स्प्रिंग जो मास लेस नहीं होता है, जो कि अब तक स्प्रिंग में पढ़ाते हैं कि स्प्रिंग जो होती है वो आपकी मास लेस होती है। तो इसलिए जो स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग से जस्ट डिफरेंट है, इसमें मास भी होता है, इसमें इसकी लेंथ भी होती है और ये एक फोर्स भी जनरेट करता है। अब जो स्प्रिंग होती है वो एक ऐसी कंडीशन में होती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, अपनी प्रीवियस पोजीशन में आने का उस टाइम पे वो पूरी कोशिश करती है या अपोज करती है जिस टाइम पे उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी कंफिग्रेशन को उसकी लेंथ को चेंज किया जाता है। या तो आप इलोंगेट कर सकते हो एक स्प्रिंग को या तो आप कंप्रेस कर सकते हो। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो और इलोंगेट करते हो, उन दोनों कंडीशन में स्प्रिंग से ऑपोजिशन फोर्स एक फील होता है जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और जितनी लेंथ में इलोंगेशन हुआ रहता है या तो जितनी लेंथ में कंप्रेशन हुआ रहता है, उस लेंथ को वो अपने कांस्टेंट से प्रोडक्ट दिखाकर अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन रिफर करता है और आपका स्प्रिंग फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स आपका स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स, सबसे पहले मैं आपको स्प्रिंग फोर्स की दोनों कंडीशंस के बारे में बताऊंगी, कंप्रेशन और इलोंगेशन क्या है। सपोज दिस इज योर प्रीवियस सिचुएशन और ये आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, सपोज एक एंड से स्प्रिंग कुछ इस तरह से अटैच्ड है और इस पे इस साइड पुलिंग कंडीशन में फोर्स लगा हुआ है। तो जो आपका स्प्रिंग है वो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स कुछ इस तरह से क्या हो गई है, इलोंगेट हो गई है। तो ये यहाँ से, ये सपोज यहाँ थी और यहाँ से ये इतना इलोंगेट हुई एक्स। ठीक है, तो स्प्रिंग ने इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया एफ एस फोर्स। दिस इज योर एफ एस इज स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट और अपनी इलोंगेट हुई लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जस्ट बिकॉज की अप्लाइंग फोर्स की ये अपोजिट है, इस वजह से इसमें क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, ये हुई आपकी इलोंगेशन की प्रोसेस। अब हम आते हैं कंप्रेस। और ये लग रहा है इस पे अंदर की साइड फोर्स। ठीक है, तो जब इस पे अंदर की साइड फोर्स लग गया तो ये कुछ इस तरह से क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। और जब इस पे एफ इधर, तो सपोज ये यहाँ थी और यहाँ से ये इतना कंप्रेस हुई है, यानी कि एक्स कंप्रेस हुई है। तो ये फोर्स जब इस पर इस साइड लग रहा है ना, तो ये एक फोर्स इस साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, अपनी लेंथ में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिशन फोर्स की वो अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइंग फोर्स होगी, है ना। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, तो ये जो होगा ना, ये एफ एस जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये तब भी माइनस के एक्स होगा। एक्स कंप्रेस्ड लेंथ और यहाँ पे एक्स इलोंगेट लेंथ है। तो आप समझ गए होंगे कि स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कब कैसे कहाँ काम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं स्प्रिंग में, ये एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं जो स्प्रिंग में ऑलरेडी कहे जाते हैं कि स्प्रिंग में ऑलरेडी ये स्टोर है, ये
स्प्रिंग का वो फोर्स है जो उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, और जब भी हम उस पर कोई एक्सटर्नल ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं या एक्सटर्नल ऐसा कोई फोर्स लगाते हैं जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तो ये फोर्सेस उस टाइम पे उस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करते हैं। और जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे या जितना उसको कंप्रेस करोगे, उसको जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में या उतनी ही लेंथ में वो वापस से क्या हो जाएंगे, प्रीवियस पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आपने कंप्रेस के थ्रू एक्स लेंथ को कम किया है और आफ्टर जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो उसके बाद वो वापस से एक्स लेंथ प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा, एक्स लेंथ बढ़ जाएगा। ओके, और अगर आपने एक्स लेंथ स्ट्रेच कर दिया है तो वो एक्स आफ्टर जब आप उसको एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हैं ड्यूरिंग इलोंगेशन, जब आप उसको हटा देंगे तो वो वापस से अपनी एक्स लेंथ बैक चला जाएगा। ये है आपका रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसको क्या होता है कि ये रिस्टोर होता रहता है, क्या होता है, रिस्टोर होता रहता है अपनी इलास्टिसिटी की वजह से। ठीक है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स को जो ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया हुक्स ने किया, तो इसलिए हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। और स्प्रिंग फोर्स को और अच्छे से समझने के लिए हुक्स लॉ बहुत ही बेटर लॉ है, और इसको पढ़ने के बाद आपके मोस्ट प्रोबेबली थ्योरी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल स्प्रिंग से रिलेटेड सॉल्व होंगे। इन्होंने थोड़ा सा एज अ थ्योरी एज अ डेरिवेशन थोड़ा सा स्प्रिंग के फोर्सेस को डिफाइन किया। इनके हिसाब से क्या है कि जो एफ फोर्स आप लगा रहे होते हैं वो लीनियरली एक्स लेंथ के साथ वेरी करता है। क्या करता है, एक्स लेंथ के साथ वेरी करता है, और जो वो फोर्स होता है वो एक्ट करता है एक्स की अपोजिट डायरेक्शन यानी लेंथ की अपोजिट डायरेक्शन में। जितना उस पे एक्स इलोंगेशन या कंप्रेशन किया है वो फोर्स जो है वो लीनियरली वेरी करता है यानी कि डिपेंड करता है। ओके, तो फोर्स एफ वेरीज लीनियरली with x and acts in direction opposed to x. Okay, and therefore it is a expressed as a restoring force. Therefore it is expressed as a restoring force. Okay, तो ये क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करता है। दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज योर व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स। कंप्रेशन इलोंगेशन, जितना ज्यादा कंप्रेशन उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स फील होगा। यहाँ पे जो एफ एस है वो स्प्रिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें माइनस साइन ये दिखाता है कि जो एफ है वो जो अपोज कर रहा है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और जब आप एफ फोर्स को दिखाते हैं, therefore it is expressed। ओके, तो अब समझ में आया आपको कि जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा गया है हुक्स लॉ के थ्रू कहा गया है, और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बॉडी में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है, दैट्स व्हाई इट विल कैरी माइनस साइन। अब हम नेक्स्ट छोटे छोटे हमारे पैरामीटर्स बचे हुए हैं, डेफिनेशन बची हुई हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है ना। ठीक है, क्योंकि एक्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने या घटने वाली लेंथ है। इंक्रीज होगी इलोंगेशन के थ्रू, डिक्रीज होगी कंप्रेशन के थ्रू, तो क्या होगी माइनस डायरेक्शन, मतलब माइनस अपोजिट डायरेक्शन। उसमें क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इसका यही मतलब हुआ कि जितना ज्यादा आप कंप्रेस करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब जितना ज्यादा आप कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा फोर्स भी फील होगा आपको। ठीक है, और जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आपका ये आ जाता है
we will come on a new and important force. This is your pseudo force. Pseudo force, इसका जिक्र पिछले कई उसमें हुआ है और ये बहुत ही important force है. जब मैंने आपको inertia पढ़ाया था तो वहां पे देखिए inertia में अब आते हैं. inertia के टाइप्स पढ़ा दिए थे, लेकिन हमारे पास दो तरह के फ्रेम होते हैं. एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है. इनर्शियल फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर उस कंडीशन में है जो मूव नहीं कर रहा है, जो फ्रेम मूव नहीं कर रहा है उस फ्रेम में है ऑब्जर्वर, उसे हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम. और नॉन इनर्शियल फ्रेम हम उसे कहेंगे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है. ओके, ऑब्जर्वर जब मूव कर रहा है यानी कि वो उस फ्रेम में है जो फ्रेम मूव कर रहा है और उसी में ऑब्जर्वर है, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. सबसे पहले समझना है मतलब इनर्शियल नॉन इनर्शियल में डिफरेंस. इनर्शियल जो फ्रेम मूव ना कर रहा हो, स्टेबल कंडीशन में हो या एकदम रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इनर्शियल. और नॉन इनर्शियल जो मोशन में रहता है, जो मूविंग कंडीशन में रहता है जो फ्रेम, वो होता है नॉन इनर्शियल. अब पर्टिकुलर इसका कोई मीन नहीं है कि कोई चीज एकदम, अगर आपकी नजर में वो इनर्शियल है तो सेकेंड ऑब्जर्वर की नजर में भी वो इनर्शियल ही हो. राइट? अगर आप उसे, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले मैं स्यूडो फोर्स में ही लिखा देती हूँ. आप देख लीजिए कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम. जो आपका इनर्शियल फ्रेम होता है वो रेस्ट कंडीशन के फ्रेम को कहते हैं, और जो नॉन इनर्शियल होता है वो एक्सिलरेटिंग फ्रेम होता है. ठीक है, तो ये होता है आपके फ्रेम. अब वही बात है ना कि आपके लिए अगर कोई चीज इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हम हर चीज को क्या करते हैं, अर्थ में ही रहकर उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करते हैं. अब हम ऑब्जर्वर को उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखते हैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी मूव कर रही है, या तो बॉडी बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में दिख रही है. हम एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करके चलते हैं, तभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. बाकी आपको फर्क पता है कि कोई भी एग्जैक्टली मीन ऑफ मोशन जो है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है. आपके लिए अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो वो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए नॉन मूविंग बॉडी भी हो सकती है, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है. राइट? अगर मुझे कोई चीज यहाँ पे क्या दिख रही है, रेस्ट कंडीशन में दिख रही है, तो वो मेरे लिए क्या है, इनर्शियल फ्रेम है. लेकिन अगर मैं उसे मून से जाके देखूं तो अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रही है, तो उसके रोटेशन के थ्रू उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो भी कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रही है, तो फिर वो एक्सिलरेटिंग कंडीशन में आ गया ना, तब तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया. इसलिए ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर एक चीज को देखने पे मैटर करता है, डिपेंड करता है. तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल समझ लेते हैं. स्यूडो फोर्स आपका इसी पे डिपेंडेंट एक फोर्स है. जो स्यूडो फोर्स है वो एक इमेजिनरी फोर्स है, और ये होता मास इनटू एक्सेलरेशन ही है. मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन जो बॉडी का हो रहा है. लेकिन ये जो टोटल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है उसके अपोजिट लगता है. टोटल सिस्टम, टोटल पूरा सिस्टम, जैसे एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, कई सारे ब्लॉक, कई सारी पुली से क्या है, अटैच्ड है, और वो अपनी अपनी डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेट कर रहे हैं. तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जिधर होगा उसके जस्ट अपोजिट pseudo force लगता है. तो pseudo force is an imaginary force used to explain motion of object in non inertial frame. In non inertial frame accelerating condition आ गई तो non inertial frame हो गया. ठीक है. This force always work in the direction, मैंने बताया ना opposite लगता है, opposite to that acceleration of frame, and its magnitude is equal to the product of mass and acceleration of the system.
वही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। और स्यूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। जहां जहां पे सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा होगा वहां स्यूडो फोर्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो सर्कुलर मोशन में हो वहां पे भी स्यूडो फोर्स आता है, और चाहे वो ये पुली की कंडीशन में हो वहां पे भी स्यूडो फोर्स आता है आपका। ठीक है, तो जो आपका ये स्यूडो फोर्स है इज एन imaginary force used to explain the motion of object. The object is in non-inertial frame. In non-inertial frame. Non-inertial frame means accelerating frame. ठीक है, और इसकी जो सेकंड वो होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है, दिस फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन opposite to that of accelerating of frame। समझ रहे हैं ना, ये हमेशा क्या करता है, उस डायरेक्शन को अपोज करता है जिस डायरेक्शन में फ्रेम क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। मैंने बताया था ना, अब उस फ्रेम में कितनी चीजें हैं, कौन सी ब्लॉक किधर जा रहा है, वो एक्सेलरेशन एक अलग हो गया, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर है उसके अपोजिट लगता है स्यूडो फोर्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इक्वल होता है, इज इक्वल टू द, सेम वही है, प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सिलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो ये क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गई। ये है आपका स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स F will equal to mass into acceleration. This is your pseudo force। और कहाँ का एक्सेलरेशन यूज होता है और किसका मास यूज होता है ये भी आपको पता चल गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि एक जो बॉडी होती है, सपोज एक बॉडी मूविंग स्टेट में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या तो बॉडी रेस्ट में है, इन दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, तो अगर बॉडी एक साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और सर्कुलर पाथ भी कवर कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसे हम, दो तरह के जो मोशन एक बार में बॉडी करती है इसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर प्लस रोटेशनल मोशन, दोनों तरह की जब बॉडी मोशन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे अराइव होती है। सपोज मैंने एक सिंपल सी कंडीशन ली, मैं ज्यादा बहुत वैसी कंडीशन नहीं लूंगी।
एक ऐसी कंडीशन लेती हूँ कि ये एक सरफेस है आपका, और इस सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे ऊपर, बिकॉज ऑफ द टच्ड विद सरफेस, तो ये लगा हुआ है, mg एक्सर्ट करेगा सरफेस पे, और ये है n। यहाँ पे आपके लग रहा है सपोज F2 फोर्स, यहाँ से भी लग रहा है F1 फोर्स, और F1 और F2 क्या है, एक अगर ये कंडीशन क्या है, रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हो रहा है, F1 से F2 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और N mg को कैंसिल आउट करेगा ही, क्योंकि क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे, बॉडी में कोई मोशन प्रोवाइड ना होने दे, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, और ट्रांसलेशनल मोशन एक नॉर्मल सा है, आप समझ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। रही आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो थ्योरी आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिकली समझा दिया मैंने कि फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को जब कैंसिल आउट करते हैं तब जाके अराइव होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैमीज थ्योरम। व्हाट, लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम इतनी वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कभी कभी यूज हो जाता है न्यूमेरिकल में भी। दिस इज योर लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम का सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो सपोज कि एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ये सपोज इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, ये हो गया, इन सब का क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यहाँ एक फोर्स बनेगा अल्फा, दिस इज योर बीटा, और दिस इज योर गामा। तीन एंगल बनाए गए, क्या बनाए गए, तीन एंगल बनाए गए। तो जो लेमीज थ्योरम है वो आपकी कहती है कि ये जो एंगल बनाए गए हैं, इन एंगल, ये जो फोर्सेस हैं, जो आपके ए बी सी जो फोर्सेस है ना, मतलब ये आपके पॉइंट है, और यहाँ पे सपोज F1 फोर्स लगा, ये F2 फोर्स लगा रहा है, और ये F3 फोर्स लगा रहा है। तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं, इनके फ्रंट बनने वाला एंगल, इनके फ्रंट बनने वाला एंगल अपने साइन के साथ प्रोडक्ट करके रेशियो में आता है। बेसिकली इसकी थ्योरी में लिखवाती हूँ तब आपके समझ में आएगा। लेमीज थ्योरम स्टेट दैट इफ, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इफ थ्री फोर्सेस acting at a point are in, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, are in equilibrium, each force is proportional to the साइन, साइन मतलब वो साइन कॉस टेन वाला, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल जो उस फोर्स के फ्रंट वाला एंगल है, बिटवीन अदर टू फोर्सेस, राइट। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, आप क्या पढ़ रहे हैं, लीनियस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, है ना, अगर तीन फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं कि सब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, जो एंगल जैसे F1 अल्फा की बात कर रहा है, F2 बीटा की बात कर रहा है, F3 गामा की बात कर रहा है, जो दो फोर्सेस के बीचों बीच बना हुआ है फ्रंट एंगल, वो क्या है, इनके रेशियोज इक्वल होते हैं, कैसे, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन
साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके लेमीज थ्योरम। कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आए और कई सारे फोर्सेस लग रहे हो, तो उनके फ्रंट में लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वो अपने सामने वाले एंगल का रेशियो जनरेट करता है विद साइन। ओके, ये हो गया आपका लेमीज थ्योरम। लेमीज लेमीज थ्योरम हो गई आपकी। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो है आपका कंस्ट्रेन मोशन। इसका जो डेरिवेशन है वो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्या है आपका? कंस्ट्रेन मोशन। कंस्ट्रेन मोशन क्या है? देखिए, जब पुली में ब्लॉक्स अटैच्ड होते हैं, हैंगिंग कंडीशन में होते हैं, तो उनपे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ओके, वो एक्सेलरेशन और प्रोवाइड टेंशन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, ये डिफाइन होता है कंस्ट्रेन मोशन से। ठीक है, जैसे मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ डायरेक्टली। ये रहा आपका एक फिक्स पॉइंट, एंड दिस इज द पुली। ओके, दिस इज द पुली attached with two blocks with a string. This is your block M1, this is your block M2, है ना? तो अब इसमें वेट की वजह से किसी भी ब्लॉक में किधर साइड का एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, ये समझना है हमको। ठीक है, तो पहली बात तो हम मूवेबल पुली देखते हैं कि हमारी मूवेबल पुली कैसे काम करती है। ओके, और इसके लिए मुझे थोड़ा फिगर में और पुलीज अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंस्ट्रेन मोशन में पुली और टेंशन जो प्रोवाइड होता है वो होता है अलग अलग, मतलब स्ट्रिंग में जब टेंशन चेंज होता है, स्ट्रिंग चेंज होता है, वो होता है आपका कंस्ट्रेन मोशन। एक साथ कई सारे पुलिस के साथ कई सारी स्ट्रिंग क्या होती है, अटैच होती है। अलग अलग स्ट्रिंग की वजह से ब्लॉक्स क्या होते हैं, अलग अलग टेंशन प्रोवाइड कराते हैं। Suppose you have a fixed pulley like this. You have a fixed pulley, okay, and this is your movable pulley, and this is also your fixed pulley. सब तक ठीक है ये फिगर? ठीक है, और इससे एक ब्लॉक अटैच है आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको कंस्ट्रेंट मोशन बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। और ये कुछ इस तरह से है कि ये रहा आपका। देखिए, इस ब्लॉक के लिए स्ट्रिंग चेंज हो गई है, देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रिंग है ये डिफरेंट है, और ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से क्या है, इसको अटैच है। अब क्या करता है, ये सिस्टम शुरू होता है। ठीक है, इस पे एक और चीज है, एक्सेलरेट करना शुरू करता है। कंडीशन एक और है कि यहाँ पे एक और ब्लॉक है। दिस इज योर M1, दिस इज योर B ब्लॉक। अब देखिए, ये एक स्ट्रिंग ऐसे आ रही है,
तो इनमें जो टेंशन लग रहा है यहाँ भी टी है, ये टी है इस ब्लॉक की वजह से, यहाँ पे भी टी लगेगा, यहाँ पे भी टी लगेगा, यहाँ पे भी टी लगेगा, इज ऑल राइट। बट ये जो स्ट्रिंग चेंज हो गई, यहाँ लगेगा टी डैश। क्या लगेगा? टी डैश। टेंशन इन मूवेबल पुली, टेंशन इन मूवेबल पुली दैट massless then net force will be zero। मासलेस है ना, स्ट्रिंग कंडीशन मैंने क्या बताई थी? मासलेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आपका फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगा और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई फोर्स विल बी जीरो। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? मासलेस हो गया। अब मासलेस है मतलब मास जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, लेकिन आपका फोर्स क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि मासलेस है। तो मासलेस है, इसकी वजह से मास इज इक्वल टू जीरो है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक्सेलरेशन तो होगा इस सिस्टम में, वो थोड़ा मुझे करेक्ट करिएगा। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी की कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट इन दिस कंडीशन एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बॉडी में टेंशन प्रोवाइड हो रहा है, किसी ना किसी ब्लॉक का वेट ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन होगा। लेकिन मासलेस स्प्रिंग है, तो मासलेस स्प्रिंग का मतलब ये जीरो, तो एफ विल बी जीरो, राइट। अब आते हैं, ये आपकी क्या है? टेंशन इन मूवेबल पुली दैट मासलेस। और जो मूवेबल पुली है वो आपकी क्या? फ्रिक्शनलेस और मासलेस मानी जाती है। नेट फोर्स आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। अब मैं इस पुली पे, कहाँ पे? इस पुली पे टेंशन निकालती हूँ। टी प्लस टी, क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंड अपोजिट टी विल बी जीरो। तो टू टी इज इक्वल टू माइनस प्लस का टी डैश। ऑलवेज इस कंडीशन में जब भी दो स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक होता है और वो जो ब्लॉक है वो पुली के थ्रू अलग स्ट्रिंग से अटैच होता है, हमेशा वो जो एक स्ट्रिंग में जो ब्लॉक अटैच होता है उस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोवाइड होता है टी डैश जो होता है वो क्या होता है? टू टी के बराबर होता है। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगी, तो आपको ये चीजें रिपीटेड सॉल्व करनी पड़ेगी। टी डैश इज इक्वल टू टू टी, टी डैश इज इक्वल टू टू टी। अब वर्क डन निकालते हैं। ओके, तो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द, सॉरी क्लास थोड़ा लाइट का इशू है। तो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। अब हम इस स्ट्रिंग में जो हमारे फिगर बने थे, इन दोनों स्ट्रिंग के थ्रू दोनों ब्लॉक पे कितना वर्क डन हो रहा है ये हम देखेंगे। तो बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन आपका क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू व्हाट? इंटू क्या है? डॉट प्रोडक्ट होता है ना, कॉस थीटा होता है, तो थीटा बनता है आपका, राइट। अब यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन और जो टेंशन प्रोवाइड हो रहा है दैट इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स ना, उन दोनों के बीच के रिलेशन को देखेंगे, क्योंकि वहां पे हमें थीटा बनाना है। मैं दोनों ब्लॉक के लिए अलग 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 निकालूंगी। फॉर ब्लॉक वन, अगर ए ब्लॉक के लिए निकालू जिसका मास ऑफ ब्लॉक, मास कितना है? m1 है, तो वर्क डन निकालना है ना, कितना हो जाएगा? F इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। देखिए ये आपका है m1 ब्लॉक और m2 का वेट ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन अपसाइड होगा, और ये है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमने माना? एक्स ए माना, ठीक है, एक्स वन एक्स ए कुछ भी मान लीजिए। जितना बॉडी ब्लॉक बी की डिस्प्लेस होगी डाउनवर्ड ड्यू टू हैवी वेट, उतनी ही डिस्प्लेस होगी m1 ब्लॉक की जो अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा, है ना। बस दोनों का क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक का नीचे साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, एक का अप साइड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एक्स मान सकते हैं,
बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट को कैरी करेंगे। तो एफ एफ का काम कौन कर रहा है? टेंशन, क्योंकि टेंशन की भी यूनिट आपकी न्यूटन ही होती है। टेंशन एक फोर्स है जो बॉडी में स्ट्रेचिंग के थ्रू अप्लाई होता है। तो ये हो गया टेंशन। डिस्प्लेसमेंट है एक्स ए। एक्स ए और टेंशन, देखिए अपसाइड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपसाइड हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? दोनों पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन, पैरेलल और सेम डायरेक्शन में थीटा 0 बन रहा है आपका। तो cos थीटा यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो डब्ल्यू ए वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द स्ट्रिंग, फर्स्ट ब्लॉक के लिए कितना आ जाएगा? टी एक्स ए। इसे मैं टी एक्स भी कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्स ए एक्स भी आपका इक्वल है। फिर मैं सेकेंड ब्लॉक के लिए निकालती हूँ। सेकेंड जिसका मास m2 है, दिस इज योर बी ब्लॉक कह सकते हैं, डब्ल्यू बी। यहाँ पे एक्सिलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा? एक्स बी के फॉर्म में डाउनवर्ड होगा। और टेंशन किधर है? इधर है, राइट। तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री है। आप फिगर देख लीजिएगा, है ना। मैं बी ब्लॉक की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, एक्स बी भी इधर ही डिस्प्लेस नीचे की साइड होगा, टेंशन ऊपर की साइड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। तो क्या होता है? फोर्स, टेंशन। लेकिन यहाँ टेंशन क्या है? ध्यान से देखेंगे तो टेंशन कौन कौन सा? बी ब्लॉक के लिए टी डैश प्लस टी, दो टी टेंशन है ना, लास्ट स्ट्रिंग के लिए। तो जो टी डैश प्लस टी फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्स ए कॉस 180 डिग्री, ठीक है। टी डैश इज इक्वल टू क्या निकाला? 2t निकाला। तो 2t प्लस टी, एक्स ए को एक्स रख देते हैं और इसकी वैल्यू है -1, कॉस 180 की वैल्यू -1, -3t एक्स बी, ठीक है ना। और इसको -3t एक्स आप कह सकते हैं। तो ये रहा वर्क डन ऑन द ब्लॉक बी बाय द स्ट्रिंग, ठीक है। और दिस इज योर फॉर ब्लॉक ए द वर्क डन। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे। अगर हम टोटल वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन जो निकलेगा वो क्या है? पहले ही है स्ट्रिंग, पुली क्या है? मासलेस है, तो वहां पे मास 0 है, तो टोटल जो आपका फोर्स है वो 0 होगा। तो टोटल वर्क डन टी एक्स ए -3t एक्स बी विल बी 0। टी एक्स ए इज इक्वल टू 3t एक्स बी, है ना। t से t कैंसिल आउट, एक्स ए है आपका 3एक्स बी के बराबर। देखिए वहां पे मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब t से t कैंसिल हो रहा है तो कोई तो वेरिएबल होना चाहिए ना जो अनइक्वल होना चाहिए। लेकिन ये एक वो वाली बात है कि अगर दोनों पुलिस फिक्स है, तो जितना बी ब्लॉक एक्सेलरेट होगा नीचे की साइड और जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो उतनी ही डिस्प्लेसमेंट ए ब्लॉक को भी ऊपर की साइड कराएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट ए की है वो बी ब्लॉक के 3 टाइम के बराबर है, ठीक है, यानी कि वो ब्लॉक हल्का होगा। तो ये रहा आपके अंदर रिलेशन। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मिल गया तो अब आपका सेम रिलेशन कैरी करेगा वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू 3vb, सेम रिलेशन कैरी करेगा एक्सेलरेशन ए और ए वेक्टर और ए 3a और b, इज इट राइट? इसी तरह से सारी चीजें होंगी। तो अब आपको एक्सेलरेशन पूछे, वेलोसिटी पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, आपको एक ही मेथड अप्लाई करना है और उसी से आपको चीजें निकालनी है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे एक चीज करेक्ट करेंगे, वो ये है कि लॉजिकली एक्स के इक्वल होंगे, बट डेरिवेशन के लिए हमारी कुछ चीजें क्या है, हम इक्वल नहीं मानेंगे इनको, ठीक है। बाकी पूरा आपका डेरिवेशन सही है और इसको आप कर लीजिएगा।
इसको करने के बाद आपको कंस्ट्रेंट मोशन के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका कंस्ट्रेंट मोशन। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने ऐसे दो, कभी आपके यहाँ तीन पुलीस हैं जिसमें दो पुलिस क्या है, फिक्स है। अब अगर तीनों पुलिस मूविंग कंडीशन में होंगी तो देखिए ब्लॉक की अलग एक्सेलरेशन होगी, पुलिस की कभी कभी अलग एक्सेलरेशन होगी, विद पुली किसी तीसरी पुली के साथ डिफरेंट एक्सेलरेशन में होगी। वहां पे आएगा आपका स्यूडो फोर्स। दो तरह के एक्सेलरेशन मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो हम डिफाइन करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है आपका स्यूडो फोर्स। ये वही फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक इमेजिनरी फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करता है। ठीक है, और तब आपका ये बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम जब आपकी सारी पुलिस मूवेबल कंडीशन में होंगी। ठीक, यहाँ से आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी खत्म होती है। अब हम कुछ कराएंगे न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस जिनको आप करेंगे और उसके बाद थ्योरी अप्लाई करेंगे। उसके पहले आप पूरी थ्योरी 3 से 4 लेक्चर में हमने कंप्लीट की है, इस पूरी थ्योरी को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल में जंप करिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल को एक बार खुद से कोशिश करिए करने की, उतने टफ नहीं है लेकिन थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे।